हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। मैं हरकेश सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने जा रहे हैं महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, महासागरीय जलधाराएं जो हमारा टॉपिक है, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो ये 29 चैप्टर नंबर आता है, लेसन नंबर 29 आएगा, महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं। देखिए, एक बात मेरे से जानते हैं आप कि ये सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है। ये जो आप क्लासें जो भी मैंने करवाई हैं आज तक, वो सारी की सारी क्लासें आपकी कंपटीशन लेवल की भी होती हैं। तो मैं आपको यानी कि दोनों पर्पज से करवाता हूँ, ताकि आपकी कॉलेज की क्लासेज भी होती रहें और प्लस साथ के साथ आपका कंपटीशन लेवल भी आपका तैयार होता रहे। ठीक है ना। तो सेंट्रल लेवल की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसके अंदर ये विषयों का वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी आती है। और अगर स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट की जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं, जैसे राजस्थान पुलिस की होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी भी इन्वॉल्व होती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है ना, अपना जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उसके अंदर यदि आप नेट जेआरएफ कर रहे हैं तो भी आपको ये टॉपिक चाहिए। ठीक है ना। ज्योग्राफी के अंदर नेट कर रहे हैं या फिर आप स्टेट की वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड आप एग्जाम देने जा रहे हैं ज्योग्राफी के पर्पज पर, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट पर, तब भी ये टॉपिक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में यदि हम बात करते हैं तो कॉलेज में ये टॉपिक किस पार्ट में आता है, तो पार्ट ये 1 में आता है। ये पार्ट 1 में ये टॉपिक आता है। तो चलिए आज हम इसको बढ़ाते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? महासागरीय जलधाराएं तो महासागर के अंदर बहुत बड़ी जल राशि होती है, बहुत पानी होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उस जल राशि का काफी बड़ा हिस्सा, जो जल राशि है पूरी की पूरी नहीं, मतलब उसका काफी बड़ा हिस्सा, अपन नदी नहर कहें उससे भी काफी बड़ा होता है। तो काफी बड़ी जल राशि किसी एक पर्टिकुलर वे में जब ट्रैवल करती है, ठीक है, जब वो जल राशि आगे की ओर बढ़ती है तो उसे हम नाम देते हैं जलधाराएं। ठीक है, जलधारा कह देते हैं हम उसे। तो इनकी उत्पत्ति होती होगी और इनका अलग अलग आगे जो हम नामकरण करेंगे वो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पहले इसको 2 भागों में देखते हैं, 2 तरीके से समझते हैं महासागरीय जलधाराओं को। एक हम देखते हैं उत्पत्ति का कारण। उत्पत्ति का कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल ही आसानी से समझना है आपने। कोई भी जो अगर आप बीए के अंदर अपना पेपर भरेंगे या कि अपनी उत्तर पुस्तिका को भरेंगे, तो उसके लिए भी मैंने आपको पॉइंट दे रहा हूँ। उस पॉइंट के अंदर जो जो बातें मैं बोलूँगा बिल्कुल ही सिंपल हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगी। और यदि आप कंपटीशन में देंगे तो कंपटीशन के अंदर भी हमसे इसके पॉइंट पूछे जाते हैं। इसका उत्पत्ति का निम्न में से उत्पत्ति का कारण नहीं है, या निम्न में से महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित नहीं करता। तो क्या क्या प्रभावित नहीं करता या क्या प्रभावित करता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक और उत्पत्ति के कारक या उत्पत्ति के कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले उत्पत्ति का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, घूर्णन गति सबसे पहला इसका कारण क्या रहता है? पृथ्वी की घूर्णन गति। अब ये कहां पर ज्यादा इफेक्ट डालती है? इसका कारण जो है पृथ्वी घूर्णन की वजह से जो जलराशियां ट्रैवल करेंगी वो किस इलाके में ट्रैवल करेंगी, किस क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा, तो वो पड़ता है 0 डिग्री के पास में। 0 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री कौन सा? अक्षांश, देशांतर नहीं। 0 डिग्री जो अक्षांश होती है उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अब तक आपको ये सारी बातें अच्छी तरीके से आ जानी चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कितने डिग्री की होती है, उसका क्या नाम होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा।
ठीक है। उसके बाद में आ जाती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि इसके बाद में आर्कटिक महासागर शुरू हो जाता है। और 90 डिग्री पे आ जाता है हमारे पास में नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ऐसे सेम नीचे जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ पे आएगा हमारे पास में मकर रेखा, और 66.5 डिग्री साउथ में देखेंगे तो आएगा हमारे पास में अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। नीचे अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिक जो महासागर है, उसको डिनोट करने वाला जो क्या है वो 66.5 डिग्री है। उसके बाद में उनकी बारी आ जाती है। उत्तर में हम बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर की बात आ जाती है। आर्कटिक महासागर 66.5 से उत्तर में फैला हुआ है। और लास्ट में नीचे आ जाता है हमारे पास में 90 डिग्री साउथ पोल। ठीक है, 90 डिग्री जो है साउथ पोल। एक मिनट, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हमारे पास में ये तो बेसिक बातें हैं जो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। देखो, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव कहाँ पड़ेगा। पृथ्वी घूमती है कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, ये कौन सी दिशा है, पश्चिम, और ये कौन सी दिशा है, पूर्व। पृथ्वी का रोटेशन कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेशन है। जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करते हैं, अगर आप तेजी से यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे तो आपके जो कपड़े हैं वो एक बार पीछे की ओर यानी रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। यानी जो इस स्थल भाग के ऊपर जो स्थिर चीज़ें हैं, स्थिर चीज़ें तो पृथ्वी के साथ ही घूमेंगी, लेकिन जो अस्थिर है, जैसे जल है, तो जल अस्थिर है, तो जैसे ही पृथ्वी रोटेट करती है तो जल पीछे की ओर धकेलता है, पीछे की ओर उसको धक्का लगता है, जिस कारण इसे कहते हैं विक्षेपण बल। ठीक है, विक्षेपण बल। ये विक्षेपण बल घूर्णन की वजह से लगता है, लेकिन हम इसको आगे देखेंगे, ये इसका अलग से कारण रहेगा। विक्षेपण बल जो रहेगा वो अलग कारण रहेगा। ठीक है, ये रही पहली घूर्णन की अपने पास में पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो रहेगा इसका कारण ये होगा अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। ठीक है, डाउनवेलिंग। ठीक है, जिसे कहते हैं अपसरण अभिसरण। ठीक है, जल का अपसरण और अभिसरण। अपसरण यानी कि जल का ऊपर की ओर उठना, अभिसरण यानी कि नीचे की ओर बैठना या नीचे की ओर उसको धकेलना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में अपसरण अभिसरण के कारण क्या है, जैसे यहाँ से जल राशि, देखो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चला, पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये पृथ्वी घूमी तो उसका जो अस्थिर भाग था यानी जल जो था वो क्या होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगा। यहाँ से जब पूर्व से पश्चिम की ओर जब ये जल चला तो जल यहाँ गया तो एक किनारे पे जाकर के वहाँ इकट्ठा हो गया, यानी इकट्ठा होने के बाद यानी कि वहाँ पे जल टीलों का निर्माण हो गया। जल टीले यानी इस प्रकार से जल इकट्ठा हो गया, यहाँ पे जल का दबाव बनता गया और जल इकट्ठा हो गया। जब मान लो हमारे पास में एक ये टब है या जब आप टब लेते हैं, ठीक है, टब ले बड़ा सारा, और उसके अंदर आपने क्या करना है, पहले से यहाँ पे पानी हो और आप यहाँ से इसके अंदर पानी डालना शुरू करें। जब आप इसमें तेज़ी से पानी को उड़ेलेंगे तो पानी यहाँ से उछलेगा, पानी यहाँ से उछलेगा। ऐसा क्यों होता है, आपने डाला यहाँ पे था पानी और उछल यहाँ से रहा है, तो ये चीज़ है अभिसरण और अपसरण। ठीक है, डाउनवेलिंग अपवेलिंग। जब यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है पानी तो इधर से प्रेशर लग रहा है जिस वजह से यहाँ से पानी ऊपर उठ रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है अपसरण अभिसरण की, ये होती है कहाँ पे, पायरोक्लाइन पे। इस सिचुएशन को कहते हैं पायरोक्लाइन, पायरोक्लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, और जब तापमान के कारण, देखो अब ये तो हो गया वजन के कारण, उस दबाव के कारण। ठीक है, ये दबाव है। अब हम देख लेते हैं तापमान, इसका तापमान भी एक कारण रहेगा, तापमान। अब आपको पता है कि सूर्य
23.5 डिग्री कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पूरे साल भर सीधा चमकता रहता है, सीधी यहाँ पर उसकी किरणें पड़ती रहती हैं, जिस वजह से पानी यहाँ पे क्या होता है, ये पानी हल्का होता है, ठीक है। और हल्का होता है तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उसके साथ में उसके विपरीत दिशा में रोटेट करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऊपर के इलाके में हम बात करें तो यहाँ पे सर्दियाँ रहती हैं, पूरी ठंड रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। तो बर्फ़ जमी रहती है तो बर्फ़ तो ठोस है, तो ठोस है तो उसको जैसे लेके जाएंगे वो वैसे साथ में चली जाएगी। पृथ्वी रोटेट करेगी तो ठोस भी रोटेट करेगा। लेकिन जब आप अस्थिर की बात करते हैं, यानी पानी की बात करते हैं, जब आप यहाँ से धक्का लगाएं, इसको, इस टब को इधर से धक्का लगाएं, तो आप धक्का तो इधर लगाएंगे लेकिन पानी फिर भी आपके ऊपर ही उछलेगा। ऐसा क्यों? ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो पश्चिम से पूर्व है, जबकि भूमध्य रेखा पर जो जलधाराएं चलेंगी वो कैसे चलेंगी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी। क्लियर इतनी बात है। अब ये जो तापमान के कारण जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो ये हो रही है, इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन, इसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। और अगर अपसरण अभिसरण हो रहा है तो उसे कहेंगे हम पायरोक्लाइन कहेंगे। दो बातें अच्छी तरीके से ध्यान रखना। क्लियर है। तो उसके बाद आता है हमारे पास में विक्षेपण बल। विक्षेपण बल, अब ये विक्षेपण बल क्या है? ये भी किससे जुड़ा हुआ है? पृथ्वी की घूर्णन से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के घूर्णन गति के विपरीत लगने वाला जो बल होता है वो विक्षेपण बल होता है। इस विक्षेपण बल की जो खोज की गई थी, जिसने ज्ञात किया था वो था नॉनसेन, ठीक है। नॉनसेन जो था उसने इसको ज्ञात किया था, इस विक्षेपण बल को ज्ञात किया था। और विक्षेपण बल को ज्ञात करने के बाद इस पर नियम बनाने वाला, जो नियम देने वाला था, नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एकमैन ने किया था। एकमैन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। एक नियम दिया उन्होंने। देखो, विक्षेपण बल की खोज कौन कर रहा है, ज्ञात कौन कर रहा है? नॉनसेन। और उस पर नियम प्रतिपादन कौन कर रहा है? एकमैन कर रहा है। क्या नियम कह दे रहा है? तो ये नियम कहता है कि 40 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होगा? विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं हैं वो अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी। किस ओर मुड़ेंगी? दाईं ओर मुड़ेंगी। और दक्षिण गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं वो अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। इनके कहने का ये मतलब था, उन्होंने कहा कि विक्षेपण बल के कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमी, जल चला पूर्व से पश्चिम की ओर। जैसे ही जल आगे बढ़ा तो उसके बाद उत्तरी गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं वो अपनी दाईं ओर, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर चली जाएंगी, और दक्षिण गोलार्ध की जो जलधाराएं हैं वो अपनी बाईं ओर चली जाएंगी, ठीक है। ये दो बातें अच्छी तरह से ध्यान रखना। इसी के आधार पर ही हमारे पास में आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक ये पॉइंट है हमारे पास में, और दूसरा पॉइंट रहेगा हमारे पछुआ पवनों का, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्पत्ति का कारण। पहला पृथ्वी घूर्णन गति, दूसरा अपवेलिंग डाउनवेलिंग, तीसरा तापमान, चौथा विक्षेपण, और पांचवा पॉइंट आ रहा है हमारे पास में पवने। पांचवा पॉइंट क्या है? पवने। अब पवनों के कारण जो जलधाराएं उत्पत्ति होंगी वो मतलब कुछ पवनें ऐसी हैं जो शक्तिशाली पवनें होती हैं, जिनकी वजह से, जिनके संपर्क में आने से जल राशियाँ भी चलना शुरू हो जाती हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो तालाब का पानी होता है वो तालाब के ऊपर लहरें चलना शुरू हो जाती हैं। वो जो लहरें हैं वही क्या होती हैं? जलधाराएं होती हैं। तो पवनों के कारण भी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। कौन सी पवनें? तो यहाँ जो पवनें आएंगी हमारे पास में, ये पवनें आएंगी पछुआ पवनें। पछुआ पवनों के कारण किसकी उत्पत्ति होती है? पछुआ जल प्रवाह की उत्पत्ति होती है। जल प्रवाह की उत्पत्ति होती है। दूसरी पवनें हैं हमारे पास में मानसूनी
पवनें, ठीक है। अब ये मानसूनी पवनों को हम देखेंगे जब हम इंडियन ओशन की बात करेंगे, यानी हिंद महासागर की बात करेंगे, तब मैं यहाँ पे आपकी बात ये क्लियर कर दूंगा। अभी जो बात है, एक तो पछुआ पवन को इम्पोर्टेंट लेके चलिए, दूसरा हमारे पास में उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं दाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर मुड़ेंगी। क्लियर है? तो दो बातें हैं, चलिए शुरू करते हैं आगे। अच्छा, इसी के साथ हमें ये देखना था प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। देखिए, उत्पत्ति के कारण में हमने देख लिया पृथ्वी की घूर्णन गति, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, अस्थिर जल जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, गति करता है, ठीक है। उसके बाद अपसरण अभिसरण, एक तरफ से पानी का दबाव बनेगा तो दूसरी तरफ से पानी ऊपर उठेगा। इसकी वजह से भी आगे हम जलधाराओं की, क्योंकि ये तो सब कारण किसके हैं, जलधाराओं की उत्पत्ति होने के कारण हैं, तो ये सब आगे काम भी आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों से ही जलधाराएं हम कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, इनको भी समझा है ना हमने, तो इसको भी साथ में लेके चलना है। अब चलिए, प्रभावित करने वाले कारक, यानी उनको प्रभावित कौन करेगा। सबसे पहली बात जो इसको प्रभावित करेगा वो करेगा उचावच। कौन सी उचावच? महासागरीय उचावच। महासागरीय उचावच लाइक जैसे कौन से, जैसे द्वीप हो गए, ठीक है, प्रायद्वीप हो गए और द्वीप समूह हो गए, ये सब चीज़ें जो होंगी, महाद्वीप भी हो गए, लेकिन जो हम महासागरीय उचावच की बात करें तो महासागरीय उचावच में द्वीप आ जाते हैं, प्रायद्वीप आ जाते हैं और द्वीप समूह आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में महाद्वीप भी जो होते हैं वो भी इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करेंगे? जैसे ही आगे कोई द्वीप आया तो उससे टकरा करके इसकी शाखाएं बदल जाएंगी आगे। फिर इसी प्रकार से तटरेखा, अब तटरेखाएं अगर कटी फटी होंगी तो वो उतनी ही ज़्यादा वो शाखाओं में फैलेंगी, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में पवनें। अब पवनों के कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी और पवनों के कारण ही इसका मार्ग प्रभावित होगा, रास्ता बाधित हो सकता है, रास्ता रोक भी सकती हैं पवनें, और हो सकता है कि इसका रास्ता जो है वो बदल दें, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो पवनें हैं वो किस काम करेंगी, क्या काम करेंगी, उसका रास्ता रोकेंगी या उसको प्रभावित करेंगी, उसका रास्ता भटकाएंगी उसको। यहाँ जो पवनों की बात हम कर रहे हैं, ये पवनें उसको गति प्रदान करती हैं, जलधाराओं की उत्पत्ति करती हैं, ठीक है ना। तो ये जलधाराओं की उत्पत्ति के लिए है। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है लवणता। इस पॉइंट को आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये सब पॉइंट तो अपने वर्बली समझ भी लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि जिस क्षेत्र में लवणता अधिक होगी वहाँ जलधाराएं नहीं जा पाएंगी, वहाँ जलधाराओं को घुसना जो है मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लवणता अधिक का मतलब खारा पानी जो है अधिक है, खारापन अधिक है पानी के अंदर, और उस खारेपन के कारण क्या है कि ये जो जलधाराएं हैं, क्योंकि जलधाराओं का जो पानी होता है ना, जो जल होता है वो पतला होता है, बिल्कुल पतला पानी होता है, वो उसके अंदर नमक की मात्रा नहीं होती है, तो बहुत कम होती है, लेकिन वो क्या है कि अधिक खारे पानी वाले में नहीं जाएगी। जैसे आपको कह दें कि चाशनी बनाई है हमने, और उस चाशनी के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो हो सकता वो एक गड्ढा करके वहाँ इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में हमें हिला करके उसको मिक्स करना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से ये भी जब जाएंगी वहाँ टकरा करके वहाँ रुक जाएंगी, प्रभावित होती हैं। तो लवणता जो है जहाँ अधिक होती है वहाँ जलधाराएँ नहीं होती, वहाँ जलधाराएँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये थे उत्पत्ति के कारण, और ये है हमारे पास में प्रभावित करने वाले कारक। अब चलिए आगे हम देखते हैं जो हमारे पास में आएगा, इसे नोट कर लेना अभी। इसके बाद हम महासागरीय जलधाराओं को देखते हैं। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखेंगे। और हाँ भी, आप लोग हताश होकर के ना बैठें, ये कोरोना के जो टाइम है इसमें ये अच्छे से गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए,
ठीक है ना। मुश्किलें किसके सामने नहीं आती, मुश्किलें वो सबके सामने आती हैं। जब आप चाय पीते हैं तो चाय जब पीते हैं, चाय बनी होती है गरम गरम, तो उसके ऊपर थोड़ी देर बाद में मलाई आ जाती है, तो आप मलाई को पी लेते हैं या उसको फूंक मार के साइड में कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं आप, उसको फूंक मार करके साइड में कर देते हैं। ऐसे ही मुश्किलें होती हैं। मुश्किलें क्या हो जाती हैं, जब हम गर्म होते हैं, ठीक है। गर्म कहने का मतलब जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो मेहनत कर रहे होते हैं, थोड़ा सा हम रिलैक्स होते हैं, तो हमारे ऊपर कोई ना कोई पपड़ी जम जाती है, यानी कि मलाई जम जाती है, और उसे भी हमें क्या करना होता है, फूंक मार करके साइड में कर देना होता है। उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी होती, ठीक है ना। इसलिए मुश्किलों की टेंशन हमें नहीं लेनी है, हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर आपको पता होना चाहिए किन किन महाद्वीपों के साथ में टच करता है, किन किन महाद्वीपों को वो स्पर्श करता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आ चुका है हमारे पास में, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ चुका है, और ये जो है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप, यहाँ द्वीप समूह हैं काफ़ी सारे, और इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, फिनलैंड, तो ये सारे फिलीपींस, वो फिनलैंड नहीं, फिलीपींस और वो ये सब के सब यहाँ पे द्वीप समूह हैं, ठीक है। तो ये आगे नीचे हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में से जो लाइन गुजरती है वो कौन सी है, मकर रेखा है। उसकी अपने को जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे भूमध्य रेखा की जरूरत है। तो ये कौन सा आ गया हमारे पास में, प्रशांत महासागर। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। चलिए इस तरफ भी अपन बना लेते हैं एक बार। फिर सब काम क्या है कि एक साथ करने आसान हो जाएंगे, पूरी बात समझने में मदद मिलेगी अपने को। तो ये जो पॉइंट है अपने पास, ये देखो, ये एशिया का वही पॉइंट आ चुका है जो पॉइंट मैंने वहाँ पे शो किया था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में यूरोप और एशिया, यानी टोटल कुल मिलाकर के आ जाएगा यूरेशिया, ठीक है। ये है अफ्रीका, और नीचे यहाँ पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। हमें यहाँ दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्यों, क्योंकि इस तरफ भी हमें कवर करने हैं महाद्वीप। क्लियर है, ओके। चलिए ये हमारे पास बन चुके हैं, ये आ गया ग्रीनलैंड, यहाँ पे हो गया। तो महाद्वीप बन गए हैं, और महाद्वीपों के बीच में आपको पता होगा कि कौन सा महासागर कहाँ पर है। तीन ही महासागर अपने को इम्पोर्टेंट देखने होते हैं, पहला प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, और तीसरा होता है हिंद महासागर। क्लियर, उसके बाद फिर से प्रशांत आ जाएगा। आर्कटिक ऊपर रह गया, अंटार्कटिक नीचे रह गया, बस। चलिए देखें, सबसे पहले प्रशांत महासागर की जलधाराओं की हम बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी द्वीप समूह हैं, और यहाँ पे हमारे पास में पापुआ न्यू गिनी है, और यहाँ जापान है। अलग अलग द्वीपों में है, मैंने एक में बना दिया है, 3 द्वीपों में जापान आता है। ओके, सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, उत्तरी भूमध्य रेखीय प्रवाह से। उत्तरी भूमध्य रेखीय प्रवाह, क्योंकि भूमध्य रेखा से ही जल शुरू होता है, उत्पत्ति होती है, जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। हमने देखा था पृथ्वी की घूर्णन गति से, घूर्णन पश्चिम से पूर्व है तो जलधारा निकलेगी पूर्व से पश्चिम की ओर। जलधारा कैसे चलेगी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसा तो नहीं कि इसके केवल उत्तर में ही चलेगी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी चलेगी। तो पहले हम ये सिचुएशन यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, इसको छोड़ देते हैं ऊपर वाले को। यानी उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, और ये जलधारा कौन सी है, गर्म है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो गर्म होगी, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी वो ठंडी होगी। अच्छी तरीके से याद रखना इसको।
तो ये उत्तरी भूमध्य रेखीय है, या इसको हम कह सकते हैं उत्तरी प्रशांत, नहीं उत्तरी भूमध्य रेखा ही कहेंगे इसको, ठीक है, प्रशांत नहीं कह सकते, हम उत्तरी प्रशांत की बात कर रहे हैं। उत्तरी प्रशांत में कौन कौन सी जलधाराएं होंगी उनकी बात करते हैं। तो पहली तो आ गई उत्तरी भूमध्य रेखीय। इसकी उत्पत्ति होने का कारण क्या है? घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण यहाँ से ही उसकी उत्पत्ति हो गई है। उसके बाद में आगे क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे स्थल भाग आ जाएगा, यानी ऊंचावच आ जाएगा। ऊंचावच आएगा तो उत्तरी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है उत्तरी गोलार्ध। तो विक्षेपण बल के कारण बताइए मुझे कि अब जलधारा का जो झुकाव है वो किस तरफ बनेगा। यहाँ मैंने लिखा था उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं तरफ मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं तरफ मुड़ेंगी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है? ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए। तो इसके हिसाब से चलेंगे अब हम। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं तरफ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ये मेरा बायां है, ये दायां है, तो दायां है तो इस तरफ चलेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे टर्न लिया, ऐसे टर्न लिया, जैसे ही टर्न लिया आगे जापान द्वीप आ गया है। जापान द्वीप आ गया तो जापान द्वीप के एक बाहर से जाएगी और एक अंदर से जाएगी। जापान द्वीप के एक बाहर से और एक अंदर से। जो बाहर से जाएगी उसका नाम है क्यूरोशिवो, क्यूरोशिवा, और जो अंदर से जाएगी उसका नाम है सुशिमा, सुशिमा जलधारा। ठीक है, ये सुशिमा जलधारा जो है जापान और एशिया के अंदर से जाएगी, जापान सागर से होती जाएगी, और ये क्यूरोशिवा जो है वो बाहर से होती हुई जाएगी। अब जब ये बाहर से होती हुई जाएगी इस प्रकार से उत्तर की ओर, ठीक है, ये ऐसे जा रही है। अब ये जो एरिया आ गया ना ऊपर वाला, ठीक है, ये तो यहाँ पर जाकर के खत्म हो जाएगी, सुशिमा तो खत्म हो जाएगी, कौन जाएगी आगे? क्यूरोशिवा जाएगी। अब क्यूरोशिवा के लिए एक बात और ध्यान रखना कि ये जापान के पास जाकर के गहरी हो जाती है, मतलब गहरी मतलब काली हो जाती है, पानी गहरा हो जाता है, काली हो जाती है, तो इसे काली धारा भी कहते हैं, इसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। क्यूरोशिवा जो है ना, ये जापान के साथ से होती हुई आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर, यानी उस ओखोटस्क सागर से ठंडी जलधारा निकलेगी, क्योंकि वो कहाँ पे है? वो बहुत उत्तर में है। उत्तर में कहने का मतलब मैं आपको बताऊं तो ये लगभग एरिया हमारा आ जाता है कितना? 66.5 के आसपास, यानी 60 डिग्री के आसपास का एरिया है। तो 60 डिग्री के आसपास का एरिया है तो वो तो भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, तो इसलिए वो इलाका किस में आएगा? ठंडे में आएगा। तो वहाँ से जब जलधारा निकलेगी तो वो ठंडी जलधारा कहलाएगी। तो यहाँ से आने वाली जो जलधारा है वो कौन सी आएगी? ठंडी जलधारा आएगी। ठीक है, अब इस ठंडी जलधारा का नाम है ओयोशिवा। ओयोशिवा जो जलधारा है, ठीक है ना, ये क्यूरोशिवा है, वो कौन सी है? ओयोशिवा। अभी ओयोशिवा एक ही ठंडी आई है हमारे पास में, ठीक है ना। अब ओयोशिवा और क्यूरोशिवा आपस में टकराती हैं, और टकराने के कारण जहाँ गर्म और ठंडी हवाएं आपस में टकराती हैं, जैसे गर्मी और सर्दी के बीच का जब मौसम होता है, या हम गर्म पानी में, ठंडे पानी में गर्म पानी डालते हैं तो आपने देखा होगा भाप निकलती है, भाप निकलती है, यानी कोहरा बनता है। सर्दियों में कोहरा बनता है ना, तो वो किस वजह से बनता है? क्योंकि पानी जो होता है सर्दियों के अंदर वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उष्मा स्टोर करके रखता है, गर्म रहता है, लेकिन ठंड पड़ने के कारण उसमें से भाप बन करके उड़ती है, कोहरा उड़ता है, कोहरा बनता है। तो यहाँ कोहरा छा जाता है। कोहरा छाने के बाद में जिस इलाके में कोहरा छा जाता है वहाँ पर मत्स्य केंद्र स्थापित हो जाता है। यहाँ पर दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं जहाज़ों की, लेकिन यहाँ पर मछली पकड़ने का केंद्र भी बहुत बड़ा बन जाता है, यानी मछली उत्पादक केंद्र बन जाता है। तो सबसे बड़ा मछली उत्पादक केंद्र हम अटलांटिक में देखेंगे, फिर दूसरा भी यहाँ देखेंगे, तीसरा एक केंद्र बनेगा, यानी मछली उत्पादन का तीसरा बड़ा केंद्र कहाँ पे है? जापान के उत्तर पूर्व में है, जहाँ कौन सी जलधाराएं टकराती हैं? क्यूरोशिवा, ओयोशिवा जलधाराएं टकराती हैं। ओयोशिवा जलधारा का दूसरा नाम क्यूराइल भी है। ओयोशिवा का दूसरा नाम क्या है? क्यूराइल, क्यूराइल। ठीक है, मैं इसको रेड कलर से डिनोट कर देता हूँ,
ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी कि ये हमारे पास में ठंडी जलधारा है। ठीक है, ओके, आसान रहेगा। अब चलिए आगे देखें। इसके बाद अब ये पहुंच चुकी है 60 के आसपास पहुंच चुकी है ये जलधारा। क्यूरोशिवा जो है उसी को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि वो तो ओयोशिवा आई, टकराई और वो तो वहाँ पे ख़त्म हो गई, उसने तो कोहरा बना दिया वहाँ पे। लेकिन क्यूरोशिवा अभी भी चल रही है आगे। ये जो क्यूरोशिवा चल रही है ये आगे जा कर के पछुआ प्रवाह में मिल जाती है, पछुआ प्रवाह के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि पछुआ पवनें जो होती हैं वो 40 से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर में भी और दक्षिण में भी, दोनों गोलार्धों में चलती हैं। तो वहाँ से पछुआ पवनें, यानी वो पश्चिम से पूर्व चलती हैं। पछुआ पवनें कैसे चलती हैं? पश्चिम से पूर्व। उसको हम जलवायु के टॉपिक में देख लेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से ध्यान रखना। पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, तो पछुआ पवनें कैसे चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ चलती हैं? 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य। कौन से गोलार्ध में? दोनों गोलार्धों में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, इस वजह से ये घूम जाती है इस तरफ, क्यूरोशिवा जो है वो घूम जाती है कहाँ? पूर्व की ओर मुड़ जाती है। तो ये कहलाएगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्या कहलाएगा? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये भी कौन सा है? अभी गर्म चल रहा है, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जल प्रवाह, प्रवाह कुछ भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो इलाका है ना, ये इलाका है अलास्का। ये कौन सा इलाका है? अलास्का, यूएसए का अलास्का प्रांत है। तो जब ये अलास्का के तट पे पहुंचती है तब इसे अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं। अलास्का की गर्म जलधारा। अब तक देखिए गर्म जलधाराएं कितनी हो चुकी हैं हमारे पास में। गर्म जलधारा भूमध्य, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, क्यूरोशिवा गर्म जलधारा, सुशिमा गर्म जलधारा और उत्तरी प्रवाह गर्म जलधारा है, और अलास्का की भी गर्म जलधारा है। ठंडी कौन सी आई अभी तक? क्यूराइल आई है, ओयोशिवा आई है। अब ये जो ठंडी आई है, ये ठंडी आई है किस कारण से? उस पछुआ प्रवाह, देखो उसके बराबर में ही है ना, उस बराबर में ही पछुआ प्रवाह के कारण इसका उत्पत्ति हुई है। तो इसकी उत्पत्ति तो पछुआ प्रवाह के कारण हुई। अब एक और ठंडी जलधारा आएगी जिसका नाम है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। ये कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया, ठीक है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पे यूएसए के तट पे। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी, जहाँ हॉलीवुड आपने नाम सुना होगा, हॉलीवुड जो है वो यहाँ पर स्थित है, यूएसए के अंदर है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर उत्पत्ति किस वजह से होती है? तो यहाँ उत्पत्ति होती है पायरोक्लाइन की वजह से। किसकी वजह से? पायरोक्लाइन। यानी इस इलाके में पानी का दबाव बहुत बढ़ गया है। तो पानी का दबाव बढ़ा तो इस इलाके से पानी ऊपर उठा, ऊपर उठते ही क्या हो गया? वहाँ से भी उसने रोटेशन करना शुरू कर दिया, वहाँ से भी उसने गति प्राप्त की। उठने की वजह से गति उसको मिलती है, क्योंकि जैसे ही वहाँ बुलबुला ऊपर की ओर उठता है तो वहाँ से तरंगें सब तरफ निकलती हैं ना। लेकिन यहाँ तो क्या है? खाड़ी है। खाड़ी क्या होती है? बंद इलाका है, इस प्रकार से बंद इलाका है। तो यहाँ से जब बुलबुला उठेगा तो वो किस तरफ जाएगा? एक ही रास्ता है उसके पास जाने के लिए, तो इसलिए वो इस तरीके से नीचे की ओर आता है। अब देखिए दक्षिण में तो बिल्कुल ही आसान है। इसका उत्तर में ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसका भी उत्तर में इम्पोर्टेंट है। दोनों ही उत्तर वाले इम्पोर्टेंट हैं और दक्षिण में बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। देखिए जब ये दक्षिणी भूमध्य प्रवाह चल रहा है, भूमध्य प्रवाह जो दक्षिण में चल रहा है, ये आगे जा कर के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ में मिलेगा। देखो दक्षिण गोलार्ध में अपनी बाईं ओर नीचे की ओर मुड़ेगा, यहाँ से ये नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो इसे कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की गर्म जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा, ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की। तो
ये कौन सी है, गर्म जलधारा रहेगी। अब देखिए इस इलाके में क्या है, नीचे वाले इलाके में, जैसे हमने ये बनाया था ना पूरा का पूरा भूमध्य रेखा के पास में गर्म जलधारा का प्रवाह चल रहा था, उसी प्रकार से नीचे जो चलेगा ना यहाँ पे हमारे पास, देखो यहाँ से कर्क रेखा मकर रेखा निकलती है, मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 के बाद में अगर हम और नीचे जाएंगे तो 40 से 60 के बीच में, देखिए 1 मिनट, हेलो, हाँ, तो 40 से 60 के बीच में कौन सी पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं। पछुआ पवनें कैसे चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या है, पछुआ जल प्रवाह है, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ये पछुआ जल प्रवाह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा। यानी इस इलाके में कोई ऊंचावच नहीं है। ऊंचावच नहीं होने के कारण यहाँ पर जो हवाएं हैं बहुत तेज़ गति से बहती हैं। उनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं कि 40 डिग्री अक्षांश पे तो उसे गर्जता 40सा कहते हैं, 50 डिग्री पे उसे प्रचंड 50सा कहते हैं, और 60 डिग्री पर उसे चीखता 60 कहते हैं। जब पवनों का टॉपिक करेंगे तब हम इसके नाम देखेंगे। और अब देखिए ये पश्चिम से पूर्व चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, कहाँ चलती हैं, 40 से 60 के बीच में चलती हैं, और इस इलाके में कोई भी स्थल भाग नहीं है, तो खाली जगह है। इसलिए इस गति के कारण, उनकी गति के कारण ये जल भी गति करता है। तो चलिए अब इस गति के कारण क्या होगा, इस गति के कारण जब ये वाला इलाका आएगा, जब ये स्थल भाग आएगा थोड़ा सा, तो उस स्थल भाग के कारण इसकी एक भाग जो है वो इस तरीके से ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ पे एक भाग यहाँ इसके ऊपर की ओर मुड़ जाता है, किसका, पछुआ जल प्रवाह का। ठीक है ना, ये जो पछुआ जल प्रवाह है तो ये पछुआ जल प्रवाह किस कारण से है, पवनों के कारण से है। इसका एक भाग ऊपर की ओर उठा जिसे कहते हैं हम्बोल्ट की जलधारा, और ये किसके तट पर बहती है, पेरू के तट पर बहती है। यानी पेरू के तट पर बहती है तो इसलिए पेरू की जलधारा भी कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, हम्बोल्ट ने की थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार अच्छी तरीके से देखिए। उत्तरी भूमध्य में क्यूरोशिवा, सुशिमा, अलास्का, ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। 3 नाम आए हैं अभी तक हमारे पास गर्म जलधारा के, और 2 नाम हैं ठंडी जलधारा के, ओयोशिवा जिसका दूसरा नाम है क्यूराइल है, और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। 2 ठंडी जलधाराएं हैं, 3 गर्म जलधाराएं हैं। उसके बाद यहाँ नीचे दक्षिण प्रशांत में देखते हैं तो दक्षिण प्रशांत के अंदर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा है और हम्बोल्ट पेरू की ठंडी जलधारा है। क्लियर है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबके साथ में शेयर कीजिए। आप हताश होकर के बिल्कुल भी ना बैठें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, क्योंकि समय वापस नहीं आएगा। और इस समय तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप यदि 11th में थे पहले, तो 11th से प्रमोट होकर आप 12th में आ चुके हैं, 12th भी प्रमोट होकर के आप कॉलेज आ चुके हैं। लेकिन आप इसकी खुशी मत मनाइए, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें खो दी हैं। अगर आप पढ़ाई के साथ, आप किताबों के साथ में अभी भी अटैच नहीं हो सकते, तो फिर आपकी जो शाई है वो ये ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको अपनी स्टडी के साथ में अटैच रहना होगा। आशा करता हूँ किताबें नहीं छोड़ेंगे आप, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें कुछ कर दिखाना है। तो कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।